सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद वो लगातार सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। इसी बीच लगातार जो विपक्षी दल है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के समर्थन में नजर आ रहे थे। सीबीआई ने भी पूछताछ के लिए सत्यपाल मलिक को बुलाया है। हालांकि सत्यपाल मलिक का कहना है कि सीबीआई एक पुराने मामले से में मुझसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन सीबीआई की ओर से कोई समन नहीं आया है। हालांकि सीबीआई के अधिकारी मुझसे पूछताछ कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ आकर भी पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद लगातार जो विपक्षी दल हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने भी सत्यपाल मलिक का समर्थन किया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी सत्यपाल मलिक का समर्थन किया है। इसी बीच सत्यपाल मलिक आरके पुरम में उनके जो समर्थक हैं, वो खासतौर पे अगर हम बात करें, कुछ किसान हैं जो हरियाणा से भी आए हुए थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे हुए थे। काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ जुटी हुई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में लिया। उसके बाद मामला बढ़ता चला गया। सत्यपाल मलिक अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन गए और खबरें ये निकलकर सामने आ गई कि सत्यपाल मलिक को ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात का खंडन किया और दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पे कहा कि सत्यपाल मलिक अपने समर्थकों के साथ खुद की गाड़ी से आए थे और खुद की गाड़ी से चले गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के सहारे भाजपा, सपा, कांग्रेस सब लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। यानी कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रूपरेखा निकाय चुनाव के माध्यम से ही तैयार करनी शुरू कर दी है। लेकिन उन सब के सामने सबसे बड़ी समस्या उनके अपने ही बनते चले जा रहे हैं। सभी पार्टियों में बगावत के बोल बोले जा रहे हैं। या तो वो प्रत्याशी बोल रहे हैं, या तो निर्दलीय होकर के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में इन पार्टियों की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं उनके अपने ही। अगर पार्टी उनको नहीं सानती है तो निश्चित तौर पे लोकसभा के चुनाव में क्या कितनी तैयारियां पार्टियां कर पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में लगातार अध्यक्ष पद के दावेदार अपना नामांकन करना शुरू कर दिए हैं। वहीं आज अगर हम अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में कांग्रेस पद के 2 अध्यक्ष पद के दावेदारों ने अपना नामांकन किया। एक तो गौरीगंज में कांग्रेस के पद के जो है अध्यक्ष पद के दावेदार ने अपना नामांकन किया, तो वहीं मुसाफिर खाना नगर पंचायत में डॉक्टर रमित कौशल ने अपना नामांकन किया। डॉक्टर रमित कौशल के साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। वहीं अगर हम अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में जिस तरह से कांग्रेस ने आज अपना 2 प्रत्याशियों का नामांकन करवाया, तो सपा और भाजपा दोनों ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और प्रत्याशियों का चेहरा नहीं दिया है। अब तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि जब भाजपा और सपा अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है तो प्रत्याशियों के मैदान में आने के बाद किस तरह सा रुझान जाता है और किस तरह से लोग कौन से प्रत्याशी को पसंद करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने चित्रकूट से सभी सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद करवी से जागेश्वर यादव व नगर पंचायत राजापुर से प्रिंस केसरवानी व मऊ से सचिन रस्तोगी व मानिकपुर नगर पंचायत से श्रीमती मंझली सोनकर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें, चित्रकूट में नगर निकाय चुनाव के नामांकन की लास्ट डेट 24 तारीख है। फिलहाल अभी बीएसपी और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने के बाद बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब करती है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के समाजवाद को लेकर के आज 5वें दिन से अधिक बीत चुके हैं, जबकि नामांकन का दौर जारी है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 26 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। वहीं बात की जाए तो बीजेपी ने अपने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। नगर पालिका मऊ में समाजवादी पार्टी ने एक नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। तैयब पालकी और अरशद जमाल के टिकट काट दिए गए हैं और एक नए चेहरे को नगर पालिका में उतारा गया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अभी सदस्य की घोषणा नहीं की है, लेकिन ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सदस्यों की बात करें तो 221 सदस्यों ने पर्चा दाखिल किया है। अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी परिवार का दबदबा इस बार जनपद में रहेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नगर पालिका निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों ने मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 65 प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। सभी राजनीतिक दल जातिगत
समीकरण देख रहे हैं, उसी के आधार पर 65 जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करेंगे। क्योंकि सूची जारी करने में देरी करने का एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों को अगर समय से किसी भी प्रत्याशी का को टिकट नहीं मिलती है तो दूसरे खेमे में जा करके भीतरघात करके उस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि लगातार 65 प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं किया गया। यह भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों को अंदर आने से टिकट तो दे दिए, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की है। यही कारण है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, किसी ने भी अभी तक 65 प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जितना देर करेंगे तो उन प्रत्याशी अगर टिकट कटता है तो दूसरे खेमे पर नहीं जा सकेगा। इसी को देखते हुए किसी भी पार्टी के नेता ने, चाहे राजनीतिक बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, 65 प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के बाद 65 प्रत्याशियों की सूची। नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिलहाल अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन वही कल्याणपुर विधानसभा के वार्ड 35 में संजय यादव को टिकट मिलने से समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बेहद नाराज नजर आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया को एक पत्र भी लिखा है कि अगर संजय यादव, जो कि पार्टी के साथ कई बार बगावत भी कर चुका है, उसको टिकट मिलती है तो पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देंगे। वहीं सूत्रों की माने तो कल्याणपुर विधानसभा से पूर्व विधायक सतीश निगम पर रिश्वत लेकर टिकट देने का भी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। नगर निगम राहुल गांधी ने अपना बंगला पूरी तरीके से खाली कर दिया है। उन्होंने बंगला खाली करने के बाद बंगले की चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंप दी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सच बोलने की सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार की दमनकारी नीतियों का खुलकर विरोध करूंगा। उन्होंने कहा कि देश में सच्चाई को सामने लाने के लिए किसी न किसी को कदम उठाना पड़ेगा और मैं ये सरकार के खिलाफ कदम उठाता रहूंगा। वहीं प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के इस बयान पर कहा कि उनके भाई साहसी हैं और सरकार से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दुनिया के सामने सरकार का सच ला रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी को मोदी सरनेम विवाद के बाद 2 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके अगले ही दिन उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया। राहुल गांधी ने अपना बंगला हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या के बाद लगातार राजनीतिक शुरू हो चुकी है। इस राजनीति के बाद अलग अलग बयान हर पार्टी अपनी दे रही है, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल यहाँ पर आए, जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने नगर पालिका के जिस तरह से एक बैठक की जा रही थी उस बीच एक बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई है, ये हत्या किसी और ने नहीं, विपक्ष पार्टी ने कराई है। दरअसल अतीक और उसके भाई पर विपक्ष पार्टी के वो सबूत थे, अगर वो सबूत बाहर आते तो कई दिग्गज नेता इससे सामने आ सकते थे। अब देखना ये इस राजनीतिक जिस तरह से ये बयान आया है उसमें राजनीतिक गरमाई गई है। देखना है कि किस तरह से जो अतीक की हत्या हुई थी और उसके भाई की, उसके पीछे क्या राज था, लेकिन अभी इसका पर्दाफाश। आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए आज पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में संबंधित पुलिस कर्मियों को यह निर्देशित दिया गया कि चुनाव के दौरान होने वाले बलवे से किस तरह से निपटें और टीयर गैस को किस तरह से छोड़ें। आज पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धौल जायसवाल की मौजूदगी में जिला मुख्यालय स्थित रविन्द्र नगर परेड ग्राउंड के परिसर में आज बलवा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में जनपद के सभी थानों से आए पुलिस कर्मियों को यह अभ्यास कराया गया कि आगामी चुनाव में अगर बलवा होता है तो उस बलवे से किस तरह से निपटेंगे। साथ ही उससे अभ्यास भी कराया गया, टीयर गैस कैसे छोड़ेंगे, साथ ही सायरन किस तरह से हमेशा चालू रहेगा। इस सब के बारे में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के द्वारा बताया भी गया और पुलिस अधीक्षक के द्वारा मॉक ड्रिल से निपटने के लिए जो भी शस्त्र प्रयोग किए जाते हैं, टीयर गैस कैसे छोड़ेंगे, इन सब का के पर्व को लेकर खुदा के सजदे के लिए हजारों सिर हैं वो झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मोहब्बत की नगरी आगरा में भी जो ईद की नमाज है वो बड़े ही शांति पूर्वक तरीके से अदा की गई, जहां तमाम और भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शमशाबाद के कंस टीला स्थित ईदगाह पर जाकर नमाज को अदा किया। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। ड्रोन कैमरे के साथ साथ तमाम जो खुफिया एजेंसी हैं वह सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई गई थी। साथ ही साथ जो एसीपी एसडीएम के उच्च अधिकारी के साथ साथ सर्किल का जो पुलिस फोर्स था वह भी वहां मौजूद रहा और लोगों ने एक दूसरे से गले मिलने के बाद एक दूसरे को बधाइयां दी और ये एक संदेश दिया
कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ये प्रतीक है, क्योंकि जो शमशाबाद का ईदगाह है, यहाँ पर हिंदू जो है जो कंस जलाकर यहाँ अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत करते हैं, तो वहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आज ईद के दिन यहाँ नमाज अदा कर खुदा से खुशहाली की कामना करते हैं। जिले में आज जगह जगह ईद मनाई गई। यहां तक कि मऊ से लेकर के घोसी, मोहम्मदाबाद, मधुबन, चप्पे चप्पे पर मस्जिदों के बाहर लोग निकल करके एक दूसरे से गले मिलना और बधाई देना जारी रहा। जनपद के हर कोने कोने में खुशी का माहौल रहा और शांति बरकरार रही। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जनपद के चप्पे चप्पे हिस्से पे तैनात रहा। यहां तक कि लोग आपसी भाईचारा के संदेश के साथ एक दूसरे को ईद की शुभकामना। सुबह से हजारों मुस्लिम भाइयों ने बड़ी ईदगाह में नमाज अदा कर ईद के त्योहार का शुभारंभ किया है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने पहले ही काफी चाक चौबंद व्यवस्था रखी है, क्योंकि लगातार इनके धर्मगुरुओं से बात करके और उनसे अपने वार्तालाप पूरा माहौल शांतिपूर्वक ढंग से बना रहे, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने अथक प्रयास किए हैं। और कहीं न कहीं आज जो ईद को लेकर के नमाज पढ़ी गई है, उसको लेकर शांतिपूर्वक ढंग से पूरी ईद की नमाज जो है वो पूरी की गई। और मुस्लिम धर्मगुरु थे, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है जिला प्रशासन का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद के मर्डर के बाद में जिस तरीके से खींचतान का माहौल बना हुआ था, उस माहौल को लेकर के पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्क रहा है। अब देखना ये होगा कि शाम तक इस व्यवस्था को लेकर के मुस्लिम भाइयों में कितना संतोष और कितना सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। आज संदिग्ध परिस्थिति में कबाड़ की गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना के आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग तब तक विकराल रूप ले चुका था। कई गाड़ियां भी मौके पर फायर ब्रिगेड की पहुंच गई सूचना के बाद, और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं गोदाम संचालक का कहना है कि लगभग उसका 3 से 3.5 लाख नुकसान बताया जा रहा है। सीओ सहित आसपास की जो भी पुलिस फोर्स थी वो भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया है। वहीं जो संचालक द्वारा बताया जा रहा है कि किसी के द्वारा उसके गोदाम में आग लगाई गई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के संकड़ मोड़ का बताया जा रहा है। आज में काम करने वाला युवक एक गंगा में नहाते समय डूब गया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। थाना कादीगेट प्रभारी राजेश राय फोर्स के साथ मौके पहुंचे और गोताखोरों की मदद से सबको बरामद किया। गंगा में डूबे युवक का नाम गुलबहार और उसके पिता का नाम यूनुस है। ये बिजनौर जनपद के रहने वाले यहाँ इस कंपनी में उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। चार धाम यात्रा से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम में पूर्व में निर्धारित की गई प्रतिदिन यात्रियों की संख्या का राइडर भी खत्म कर दिया है, यानी अब धाम में पहुंचने वाला हर व्यक्ति दर्शन कर सकेगा। यात्रा के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और रिकॉर्ड बना है। दरअसल अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री यमुनोत्री धाम नहीं गया। मुख्यमंत्री आज सबसे पहले खरसाली पहुंचे और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। आज बात करते हैं ऐसे मंदिर की जहां 108 परिक्रमा करने से भगवान बद्रीनाथ जी की यात्रा का फल मिलता है। तो ऐसा ये मंदिर ऋषिकेश में जो भरत जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है और साथ ही उसको ऋषिकेश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो परिक्रमा काट रहे हैं जो लोग, ये सब वो लोग हैं जो भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन तो करते ही करते हैं, साथ में 108 परिक्रमा काट कर यहाँ बद्रीनाथ जी की यात्रा का फल भी लेते हैं। ये एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इसको ऋषिकेश नारायण इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऋषिकेश क्षेत्र के भगवान हैं और यहाँ पर लोग बहुत श्रद्धा भाव से आते हैं। और साथ ही अगर बात करूँ इस मंदिर की, तो ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि जब बौद्ध आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जितने भी हिंदू धर्म थे उनके मंदिर थे उन पर आक्रमण किया था, तब शंकराचार्य जी ने इनकी मूर्ति को उठाकर गंगा में एक माया से कुंड बनाया था, उसके अंदर विस्थापित कर दिया था। और जब इसको निकाला था उस दिन बसंत पंचमी कही जाती है और उस बसंत पंचमी को उनको पुनः स्थापित किया गया था। उसीलिए इस मंदिर को आज यहाँ पर लोग इतना मानते हैं। और अगर बात करें
कि इसकी प्रसिद्धि की, तो इसका प्रसिद्ध होना एक लाजमी है, क्योंकि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर आकर अपना धर्म करते हैं, यहाँ पर परिक्रमा काटकर अपने आप को कृतज्ञ करते हैं। आज बात करते हैं ऐसे के अंदर 20 वर्षीय युवक के फांसी के फंदे से लटकता मिला 100 मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। हालांकि मृतक युवक भाजपा नेता का बताया जा रहा है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के रामपुरा थाना क्षेत्र के बिवली लक्ष्मी गांव का बताया जा रहा है, जहां बीती रात भाजपा नेता सुरेश चंद्र भारती अपने निजी काम से कहीं गोरखपुर गए हुए थे। इसी दौरान उनका छोटा लड़का जय सेन भारती घर पे था और अचानक वह लड़का रात को 12 बजे तक जगा था, लेकिन उसके बाद उसके द्वारा फांसी के फंदे से लटकता उसका शव मिला। इसको लेकर क्षेत्र में सनसनी मच गई। हालांकि जब इसकी सूचना उसके परिजनों को लगी तो वह गोरखपुर से आनंद फानंद में किसी तरह से गाँव भग कर आए और गाँव भग कर आने के बाद उन्होंने मुकामी पुलिस को। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आज शुभारंभ हो चुका है। आज सुबह गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। उत्तराखंड में आने वाले चारधाम यात्रियों का पंजीकरण की व्यवस्था बनाई गई है। जनपद हरिद्वार में भी पर्यटन विभाग के द्वारा राही मोटल में एक काउंटर लगाया गया है, जिसमें पर चारधाम यात्रा के आने वाले यात्रियों का पंजीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो सके, क्योंकि आने वाले यात्रियों को पंजीकरण के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। और जिनको वैसे तो उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है, लेकिन जिन लोगों को ऑनलाइन कराने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए उसको लेकर पर्यटन विभाग के द्वारा राही मोटल में एक उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए एक पंजीकरण की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें पर्यटन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा यात्रियों का पंजीकरण भी किया जा रहा है। आगरा के कमिश्नरेट थाना कागारोल क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों ने 3 घरों को किया साफ, जिसमें दिन दहाड़े थाना क्षेत्र के नज़दीक में 500 मीटर की दूरी पर ही दिन दहाड़े घर में लाखों की चोरी की, जिसमें आभूषण और जेवरात और नकदी को ले गए, जबकि उस बंद मकान में कोई था नहीं, वह अपने पड़ोस के घरों में चली गई थी। वहीं नज़दीक में बीसलपुर गांव में भी चोरों ने इसी तरह वारदातों को दिया अंजाम। कहीं न कहीं कागारोल थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आखिरकार ऐसे चोरों पर कब लगेगी लगाम? आखिरकार पुलिस ऐसे चोरों पर कब कार्रवाई करेगी? आखिरकार कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान देखने को मिल रहा है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और तो और सियासत को इबादत कहने वाले सांसद शफीकुर रहमान को अब संभल के विकास की चिंता सता रही है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। के लिए कोई काम नहीं हुआ। संभल बिल्कुल आज भी नंगा है, सड़कें ठीक नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, नाले ठीक नहीं है और यहाँ की बिजली पानी की हालत भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि तवज्जो इसको सुधारने की और ठीक करने की, इसमें रौनक बढ़ाने के लिए नहीं की गई, बल्कि खाने की बात की गई। वो पैसा जो सड़कों पर, हमारी नालियों पर, नालों पर और गलियों पर लगना चाहिए था, वो न लग के तो लोगों के पेट में चला। इन संभल वाले चाचा शफीकुर रहमान बर्क को सुनिए, जिनको अचानक संभल की चिंता सता रही है। और तो और इनको इस बार इस बात की भी चिंता है कि किसी विधायक या सांसद के करीबी को टिकट न दिया जाए, जबकि चचा ये भूल गए कि उनके सांसद रहते ही पोता जियाउर रहमान बर्क 2022 में विधायक बन बैठे हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में खुद को नींव का पत्थर कहने वाले शफीकुर रहमान बर्क अपने पोते को चुनाव लड़ाने के लिए 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से किनारा करने तक को राजी हो गए थे। लेकिन इस बार नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशी मन का ना होने के चलते निर्दलीय को समर्थन दे दिया और दलील पेश की कि विधायक की पत्नी को टिकट दिया गया। उम्मीद पर इस कैंडिडेट को हमने यासीन सैफी को ऐलान किया है कि अवाम की मांग हमसे ये थी कि भाई एक ऐसा आदमी हमें दो जिसको के जो अवामी काम कर सके।
तो आवाम की तरफ से भी हमने राय ली, तो आवाम ने राय यही दी कि असीम सैफी बेहतर रहेंगे। समाजवादी पार्टी से 4 बार के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि मैं नींव का पत्थर हूँ, अगर मैं हटा तो इमारत गिर जाएगी। बर्क के इन अल्फाजों पर गौर किया जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए खुला चैलेंज है। लेकिन इस बार सच्चे सिपाही को ऐसा क्या हुआ कि सपा के प्रत्याशी से किनारा करने की ठान ली? दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क संभल के रहने वाले हैं। संभल में ही समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद भी रहते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी के मुकाबले अपने पोते जियाउर रहमान बर्क को AIMIM के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और वो दूसरे स्थान पर रहे थे और तब हुई खटास अब देखने को मिल रही है। शफीकुर रहमान बर्क और इकबाल महमूद के बीच गुटबाजी हमेशा रहती है। आपने देखा उन्होंने कभी समाजवादी पार्टी के संबल में कोई कैंडिडेट का साथ नहीं दिया। वो तो खुद ही अपने आप को समाजवादी है, खुद ही कैंडिडेट करते हैं, कोई बात नहीं। ये तो पता चला है, देख लें। आवाम मेरे साथ है, मैं आवाम को देखता हूँ। संभल की जनता का दुखड़ा रोने वाले और अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। इनको अब जनता की इतनी चिंता सताने लगी है कि जिस पार्टी ने इन्हें 4 बार सांसद बनाया उसी की खिलाफत कर बैठे। तो जनाब, आपको याद दिला दे कि संभल जिले की अभी उम्र ही क्या है। 2011 में मुरादाबाद से अलग हुआ संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क को इतना पिछड़ा लगने लगा कि अब निकाय चुनाव में अपना चेयरमैन बनाकर संभल का विकास करने की ठान ली।